हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं ओसामा सर आप सबका फिर से द विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज कुछ नया लेकर के आए हैं जो कि सेमेस्टर 2 वाले के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट आप SKMU यूनिवर्सिटी से हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यानी कि सेमेस्टर 2 का जो एग्जाम चल रहा है और हम लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है AC2 वाले का, मतलब एसोसिएटेड कोर वाले का जो एग्जाम है, उसके लिए वीडियो काफी खास होने वाला है। तो अगर आप भी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका से हैं, आपका एडमिशन है कॉलेज में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो कि पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है 22 अगस्त को, उनसे रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे। एक यूनिट पूरा कंप्लीट करेंगे इस क्लास में और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे ताकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए वो सारा चीज हम लोग इस क्लास में अच्छे से सीखेंगे। अगर आपके भी कोई भी दोस्त यार है जिसका कि एग्जाम है 22 अगस्त को, तो ये वीडियो उन तक भी आप शेयर कर सकते हैं और आप इसको पूरा क्लास को लास्ट तक देखिए। मैं आशा करूंगा कि आपको हर वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं जिसमें कि प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लेटो के परिचय देख लेते हैं। नहीं, बोलते हैं प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। ये प्लेटो था कौन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते। नहीं तो क्या बोलता है, प्लेटो प्राचीन यूनान के महान क्या थे, एक दार्शनिक जिसको कि फिलोसोफर भी बोलते हैं। नहीं, बोलता है उनका जन्म लगभग, अगर प्लेटो की जन्म की बात करें तो बोलता है उनका जन्म लगभग 427 ईसा पूर्व, क्या बोल रहा है, 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। अब बोलेगा कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था, तो क्या बताना है हमको कि 427 ईसा पूर्व बोल रहे, नहीं मैं एथेंस में हुआ था। वह सुकरात, किसके, सुकरात के शिष्य बोलते हैं कि शिष्य बोल सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट था। क्या था, STUD, स्टूडेंट। मतलब अगर बोलेगा कि प्लेटो किसका शिष्य कहने का मतलब कि ये क्या था, प्लेटो जो था वो सुकरात का क्या था, स्टूडेंट था। और अरस्तु, मतलब अरस्तु के गुरु थे। आगे जो हम लोग अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं अरस्तु के बारे में, उसका क्या था, ये शिष्य था। कौन, प्लेटो। प्लेटो कौन था, इसका अगर बात करेगा इसका गुरु जी कौन थे, तो वो कौन था, सुकरात था। और ये सुकरात का शिष्य था कौन, प्लेटो। और अरस्तु के क्या थे, गुरु थे। आगे जैसे हम लोग अगला यूनिट में पढ़ेंगे पूरा अरस्तु के बारे में ही पढ़ने वाले। तो ये था कि प्लेटो का जन्म कब हुआ, 427 ईसा पूर्व पहले हुआ था एथेंस में। ये प्लेटो का जन्म के बारे में थोड़ा सा बात दिया हुआ था। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे क्या है। बोलता है प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक, ये चीज भी हमेशा पूछा जाता है कि प्लेटो जो है इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या था, द रिपब्लिक। क्या था, द रिपब्लिक है। इसमें उन्होंने क्या बोलता है, आदर्श राज, न्याय, शिक्षा और दार्शनिक शासन के बारे में विस्तार से क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। किसमें, ये जो बुक है द रिपब्लिक, इसमें क्या किया उन्होंने, किस चीज के बारे में, आदर्श राज्य, मतलब किस तरह का एक राज्य होना चाहिए, आइडियल राज्य की बात बोल सकते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब होता है एक राष्ट्र या फिर देश। और बोलते हैं न्याय, जिसको कि हम लोग जस्टिस बोलते हैं, इंसाफ बोलते हैं। और शिक्षा, एजुकेशन और दार्शनिक शासक के बारे में विस्तार से दिया गया है। ये जो प्लेटो का बुक है द रिपब्लिक, इसको याद रखना है, जिसमें कि किन किन चीजों के बारे में बात किया गया है। उन्होंने बात किया है इनमें आदर्श राज्य के बारे में, न्याय, शिक्षा और एक दार्शनिक शासक के बारे में विस्तार से इस किताब में दिया हुआ है। नहीं, ये क्या है, प्लेटो का बुक है द रिपब्लिक। अब आगे बोले कि उनका मुख्य उद्देश्य ऐसा राज्य बनाना था। ये जो प्लेटो था इसका मुख्य जो उद्देश्य था, मेन मोटिव जो था, जिसमें न्याय और ज्ञान और बोलता है सद्गुण का शासन हो। मतलब एक ऐसे राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट नहीं है, बल्कि ये राज्य का मतलब राष्ट्र या फिर देश का है। किसका है, राष्ट्र फिर या देश की बात कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य, किसका, प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था ऐसा राज्य बनाना था जिसमें क्या हो, न्याय हो, मतलब जस्टिस की बात की जाएगी, ज्ञान और सद्गुण का शासन। ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए प्लेटो ने काम किया। नहीं, अब आता है प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट क्या है उसका। बोलता है आइडियल स्टेट क्या है, तो
राज्य का मतलब कहीं कहीं पे राष्ट्र और देश का भी होता है, और ये राज्य का मतलब स्टेट का भी होता है। तो राज्य का मतलब कहीं कहीं सरकार भी होती है। इसका बहुत सारा मतलब निकलता है, वो हम लोग उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देख करके बता सकते हैं। नहीं तो बोलता है प्लेटो का आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट क्या है? बोलता है प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य वो है, मतलब एक आइडियल स्टेट उसको कहा गया है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, क्या बोल रहा है, जहां प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर नागरिक या फिर हर इंसान क्या अपनी योग्यता मतलब वो किस चीज के काबिल है। नहीं, अब किसी छोटे बच्चे को अगर हम बहुत बड़ा काम दे दे वो कर ही नहीं सकता, तो उसके कैपेबिलिटी या फिर उसके योग्यता के अनुसार इसको काम दिया जाता है। नहीं तो वही बोलता है कि जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करता है, मतलब उसकी क्या योग्यता है और क्षमता क्या है उसी के हिसाब से वो क्या करता है, कार्य करता है, मतलब काम करता है। नहीं, तथा समाज के सभी वर्गों के बीच उचित समन्वय होता है। और क्या बोलता है कि हमारे सोसाइटी जो है इसमें क्या है कि समाज के सभी वर्ग, जितने भी वर्ग के लोग हैं उसमें क्या रहे, उचित समन्वय। कहने का मतलब है, समन्वय का मतलब होता है कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें क्या रहे, सभी वर्गों के बीच क्या रहे, समन्वय का मतलब होता है तालमेल बना हुआ रहे। ये था प्लेटो का आदर्श राज्य का मोटिव था। नहीं, अब आगे बोलता है प्लेटो ने आदर्श राज्य के मुख्य 3 वर्गों में बांटा। ये जो प्लेटो है इसने आदर्श राज्य को क्या किया, 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से वर्ग है पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। बोलता है शासक वर्ग, सबसे पहला जो है शासक वर्ग है। क्या है? पहला शासक वर्ग। बोलता है इस वर्ग में दार्शनिक राजा मतलब फिलोसोफर किंग आते हैं। ये जो शासक वर्ग है इसमें कौन आता है, दार्शनिक राजा आता है। कौन आता है? दार्शनिक राजा आता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोसोफर किंग बोलते हैं। वो आता है किसमें, शासक वर्ग में आएगा। अगर पूछेगा, हो सकता है 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, उसमें भी पूछ सकता है कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट था या फिर उसने जो बांटा उसको कितने वर्गों में बांटा, मतलब प्लेटो ने आदर्श राज्य को 3 मुख्य वर्गों में बांटा, जिसमें कि पहला क्या है, शासक वर्ग। क्या है? शासक वर्ग। बोलता है इस वर्ग में कौन आता है, दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसोफर किंग्स आते हैं। नहीं, इसके पास ज्ञान और बुद्धि होती है, और ये जो फिलोसोफर किंग होता है या फिर दार्शनिक राजा होता है इसके पास क्या होता है, ज्ञान होता है, मतलब नॉलेज होता है, और बुद्धि भी होती है, मतलब किसी चीज के बारे में अच्छे से तर्क वितर्क कर सके। नहीं, अब बोलता है ये राजा का शासन चलाते, बोलता है ये राज्य का शासन चलाते, और ये जो दार्शनिक राजा होता है या फिर फिलोसोफर किंग होता है ये क्या करता है, ये राज्य का शासन चलाते हैं, मतलब वहां पे अच्छे से शासन व्यवस्था को कायम करते हैं। नहीं, और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि अब ये जो फिलोसोफर किंग होता है या फिर शासक वर्ग में जो बांटा गया है फिलोसोफर किंग को, दार्शनिक राजा को, इसका क्या उद्देश्य रहता है, क्या मोटिव रहता है, उसका उद्देश्य यही रहता है कि उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि अपने सेल्फ या फिर बहुत से खुद की लाभ की नहीं, बल्कि जन कल्याण होता है। जन कल्याण कहने का मतलब लोगों की भलाई, कल्याण का मतलब क्या होता है, मतलब लोगों की भलाई के बारे में सोचता है। नहीं, दूसरा है सैनिक या फिर रक्षक वर्ग। पहला क्या देखे, शासक वर्ग, दूसरा क्या है, सैनिक या फिर रक्षक वर्ग बोलते हैं। इसका इस वर्ग का कार्य क्या है, मतलब ये जो सैनिक या फिर रक्षक वर्ग है इसका क्या कार्य है, बोलते हैं बाहरी शत्रुओं से देश को सुरक्षित रखना। मतलब बाहरी शत्रु कहने का मतलब है दुश्मन। शत्रु का मतलब क्या होता है, दुश्मन, जिसको कि इंग्लिश में एनिमी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, बाहरी शत्रुओं से देश को क्या करना, सुरक्षित रखना। ये किसका काम है, ये काम है सैनिक या फिर रक्षक वर्ग का। नहीं, अब आगे बोलते राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और राज्य में क्या हो, कानून और क्या रहे, एक ऐसी व्यवस्था बनी रहे। नहीं, अब तीसरा है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग में क्या आता है, इसमें किसान, व्यापारी, कारीगरी मतलब कारीगर आदि शामिल है। उत्पादक मतलब जो चीज उस चीज की उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसके बारे में बात की जा रही है। नहीं, इनका कार्य क्या है, इसका मतलब उत्पादक वर्ग का क्या काम रहेगा, बोलते हैं कृषि करना। कृषि मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं। नहीं, व्यापार करना, व्यापार मतलब कारोबार, किसी चीज की खरीदो फरोख्त जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यापार। नहीं, वस्तुओं का उत्पादन करना, और जो भी चीजें हैं उसका क्या करना, उत्पादन करना। समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना, और समाज की क्या आर्थिक आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता कहने का मतलब है कि समाज की मतलब समाज को किन चीजों की जरूरत है उन सारी चीजों को पूरा करना। यह किसका काम था, यह था उत्पादन वर्ग का। तो कितने वर्गों में बांटा गया था, 3 वर्गों में। एक था शासक वर्ग, दूसरा था सैनिक या फिर रक्षक वर्ग, और तीसरा था उत्पादक वर्ग। नहीं, अब बोलता है आदर्श राज्य की विशेषता। ये जो आइडियल स्टेट है इसकी क्या खासियत है,
या फिर इसकी क्या विशेषताएं रही। बोलते हैं प्लेटो के अनुसार जब हर वर्ग अपने निर्धारित कार्य को, वर्ग कहने का मतलब जितने भी वर्ग में जैसे होता है ना, मिडिल क्लास होता है, अपर क्लास होता है, नहीं बहुत सारे हम लोगों के यहाँ भी वर्ग देखने को मिलता है। बोलता है कि प्लेटो के अनुसार जब हर वर्ग अपने निर्धारित कार्य को ठीक से करता है, क्या करता है, उसको जितना काम मिला है उस काम को क्या करता है, ठीक से करता है, और दूसरे वर्ग के कार्यों में क्या बोला, और जितने भी अलग वर्ग है या फिर दूसरे वर्ग के कार्यों में अनावश्यक, क्या बोला है, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता, तब राज्य में न्याय स्थापित होता है। मतलब ये नहीं कि अपना काम तो कर ही रहे, जब दूसरा कोई काम करे तो उसमें क्या करते हैं, टांग अड़ाते। मतलब वही चीज बोल रहा है कि दूसरे वर्ग के कार्यों में अनावश्यक मतलब अननेसेसरी या फिर गैर जरूरी चीजों में हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते, तभी क्या होगा, तभी राज्य में न्याय और क्या होगा, मतलब न्याय स्थापित होगा। नहीं, अब क्या है आगे, आगे बोलते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने द रिपब्लिक में जो थ्योरी दिया गया उसके बारे में बोलते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जस्टिस। बोलते हैं प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में न्याय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है इसमें जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो क्या चीज है, वो है बोलता है राजनीतिक दर्शन में न्याय। न्याय कहने का मतलब जस्टिस, सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो जस्टिस मतलब इंसाफ, किसी व्यक्ति को कितना इंसाफ मिल रहा है या किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा है, मतलब इंसाफ इसके थ्योरी में सबसे ज्यादा मैन या फिर अहम या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज मायने रखता है कि ये क्या कर सकता है, राजनीतिक दार्शनिक में न्याय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। किसमें, प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। नहीं, अब बोलते हैं प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में न्याय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके अनुसार न्याय का अर्थ केवल कानून का पालन करना नहीं, न्याय का अर्थ क्या बोल रहा है, मतलब इसके अनुसार ऐसा नहीं है कि न्याय का मतलब सिर्फ क्या हो, जो कानून बनाया गया है उसका पालन करे, समझे। तो ये आगे अब हम लोग देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति क्या बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग द्वारा अपना उचित कार्य करना, बल्कि इसके लिए क्या है, ये नहीं कि एक ऐसे चीज को मतलब अच्छे से कार्य करना, ना फिर न्याय का मतलब ये नहीं कि उस कानून को मानना या फिर पालन करना, बल्कि ये है कि प्रत्येक व्यक्ति कहने का मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां के लोग हैं, उनके द्वारा प्रत्येक वर्ग द्वारा अपना उचित कार्य को करना, मतलब जिसको जो काम मिला है उस कार्य को बखूबी क्या करना है, निभाना है। नहीं, उदाहरण के लिए बोलते शासक शासन करेगा, मतलब जो भी वहां का शासक होगा वहां पे क्या करेगा, शासन करेगा, मतलब वहां के शासन को चलाएगा। सैनिक राज्य की रक्षा करें, और क्या बोलते हैं, सैनिक राज्य क्या करेगा, सैनिक राज्य की रक्षा करेगा। नहीं, बोलते हैं सैनिक राज्य की रक्षा करें। बोलते हैं उत्पादन वर्ग उत्पादन और व्यापार करें, मतलब जितने इन तीनों में जो बांटा गया है, शासक वर्ग में बांटा गया, सैनिक या फिर रक्षक वर्ग में बांटा गया और उत्पादक वर्ग में बांटा गया, ये तीनों का जो काम दिया गया है ये अपने काम को क्या करे, बखूबी निभाए, ना कि दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे। नहीं, अब आगे देख लेते, बोलते यदि सभी अपना अपना कार्य सही ढंग से करते हैं, क्या बोला है कि अगर सब कोई अपना अपना काम सही ढंग से करते हैं तो राज्य में व्यवस्था और न्याय कायम रहता है। जब अपना अपना काम सही ढंग से न्यायपूर्ण और सही से ईमानदारी पूर्वक करेगा तो क्या रहेगा कि समाज में क्या रहेगा, व्यवस्था और न्याय बना रहेगा। नहीं, अब बोलते हैं व्यक्ति और राज्य में समानता, व्यक्ति और राज्य में क्या समानता है, क्या इक्वालिटी है इन दोनों के बीच, वो देखते हैं। मतलब प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा और राज्य के बीच समानता बताई है। अब क्या बताई है, व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व माने गए, व्यक्ति की आत्मा में कितने तत्व माने गए, कितने एलिमेंट्स माने गए, 3। एक क्या माना गया, बुद्धि, मतलब ज्ञान और विवेक हो, सही और गलत में विभेद कर पाए, नहीं सही और गलत के बारे में अच्छे से सोच पाए। नहीं, उसके बाद बोलते साहस, मतलब वीरता और उत्साह हो, किसी चीज को लेकर के उसके मतलब करेज हो, मतलब हिम्मत हो उस चीज को करने की, और क्या हो, उत्साह हो, उस चीज को एक्साइटमेंट हो, या फिर जिसको बोल सकते हैं जिज्ञासा हो। नहीं, और तीसरा क्या, इच्छा, मतलब भौतिक इच्छाएं और आवश्यकताएं हो, भौतिक इच्छाएं उसकी क्या डिजायर्स है, उसकी क्या नेसेसरी है, उन सारी चीजों को मतलब क्या चीज की नीड्स है, उन सारी चीजों को वो जानना चाहिए। तो व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व माने गए हैं, क्या क्या है, पहला है बुद्धि, दूसरा क्या है साहस, और तीसरा क्या है इच्छा, जिसको कि हम लोग ख्वाहिश भी बोलते हैं। नहीं, अब बोलते हैं इसी प्रकार राज्य में, अब इसी प्रकार राज्य में व्यक्ति में तो देख ही लिया क्या क्या होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, नहीं साहस होना चाहिए और इच्छा होना चाहिए। इसी प्रकार राज्य में, राज्य कहने का मतलब स्टेट भी है, तो बोलता है राज्य में क्या होना, बुद्धि मतलब शासक वर्ग, मतलब ये जो भी वर्ग वहां पे शासन करेगा उसमें क्या होना चाहिए, बुद्धि। साहस मतलब सैनिक वर्ग में भी साहस हिम्मत होना चाहिए दूसरे दुश्मनों से लड़ने की। नहीं, और क्या बोलते हैं इच्छाएं, उत्पादन वर्ग को इच्छा होना चाहिए कि वो उस चीज को
बेहतर तरीके से पूरा कर सके। नहीं, अब बोलता है कि जब जब इन तीनों में उचित संतुलन रहेगा, संतुलन कहने का मतलब बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो व्यक्ति और राज्य दोनों में न्याय स्थापित होगा। तो क्या होगा, व्यक्ति और राज्य दोनों में क्या होगा, न्याय स्थापित होगा। नहीं, अब चौथा नंबर में क्या है, बोला प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। क्या है, प्लेटो का पहला क्या देखे हम लोग, पहला देखे न्याय का सिद्धांत। अब दूसरा है थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। बोले प्लेटो ने शिक्षा को आदर्श राज्य का निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। जब तक लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो एक अच्छे राज्य की, या फिर बोल सकते हैं कि एक अच्छे राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, पहले तो वहां के लोग क्या होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द थ्योरी ऑफ एजुकेशन में यही बात कही गई है कि प्लेटो ने शिक्षा को, शिक्षा मतलब एजुकेशन, तालीम को आदर्श राज्य का, आदर्श राज्य के मतलब आइडियल स्टेट के निर्माण का मतलब होता है बनाना का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया, मतलब रिसोर्स माना गया कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो एक आइडियल स्टेट का निर्माण नहीं हो सकता है। अब बोलते हैं उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे क्या होता है कि इंसानों को शिक्षा से मतलब नॉलेज से जज किया जाता है कि उसके पास कितना नॉलेज है, ऐसा नहीं था। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में मतलब प्लेटो का जो शिक्षा का सिद्धांत है उसमें ऐसी बात नहीं कही गई कि मतलब जो पढ़ा लिखा इंसान ही हो सकता है। अब शिक्षा का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, उसको हर फील्ड में, हर चीज में सही और गलत में ज्ञान होना चाहिए। नहीं, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, इन सारे चीजों की भी जानकारी होना चाहिए। सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान क्या हो सकते हैं, मतलब सिर्फ वो पढ़ाई से नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। ये नहीं कि एक पढ़ा लिखा इंसान पूरा ज्ञान दे रहा है तो वो बहुत महान आदमी है, ऐसा नहीं है। बल्कि व्यक्ति के चरित्र, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बुद्धि कैसा है और नैतिक गुणों का विकास करना। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं है, किसी को पूरा ज्ञान दे रहे थे इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी उसको मानेंगे, बल्कि उसका चरित्र मतलब कैरेक्टर कैसा है, बुद्धि क्या है और नैतिक गुणों का विकास कैसे करना है। ये सारा मकसद था किसका, प्लेटो का द थ्योरी ऑफ एजुकेशन का। नहीं, अब देखो बोलते शिक्षा के उद्देश्य। अब ये जो शिक्षा का क्या मोटिव था, नहीं अब बोलते हैं अच्छे नागरिक बनना या फिर बनाना। थ्योरी ऑफ एजुकेशन का यही उद्देश्य था, यही मोटिव था कि अच्छे नागरिक बनाना, नहीं चरित्र निर्माण करना। जब एक अच्छा नागरिक रहेगा तो उसका चरित्र मतलब कैरेक्टर का भी निर्माण होगा, सही गलत को विभेद कर पाएगा। नहीं, आगे क्या बोलते हैं, अनुशासन विकसित करना। अनुशासन कहने का मतलब कंसिस्टेंसी, कोई भी काम करे उसमें क्या निरंतर उस चीज को करते रहे। ये नहीं कि आज कोई काम शुरू किया कल कोई किसी और काम में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, अनुशासन विकसित करना, सत्य और ज्ञान की खोज करना। और क्या करना, सत्य मतलब क्या चीज सच है और क्या चीज में मतलब जानकारी या फिर ज्ञान की खोज करना। ये नहीं कि किसी की कई बातों पे भिड़ गए, ऐसा नहीं करना, बल्कि उस सत्य के बारे में पहले जानकारी लेना है, उसके साथ ही साथ ज्ञान की खोज भी करना है। नहीं, अब बोलते हैं योग्य शासकों का निर्माण करना। और जब कभी भी राज्य का ऐसा शासक को चुनना जो क्या हो, उसके लायक हो, उसके काबिल हो, ऐसे शासक को चुनना चाहिए। नहीं, तो क्या बोलते हैं, योग्य कहने का मतलब कैपेबल है कि नहीं। उस किसी भी व्यक्ति को जो चुना जाता है किसी कार्य के लिए, तो हम लोग कैसे चुनते हैं, ऐसे चुनते हैं कि वो उसके लिए उसको उस चीज के बारे में सारा नॉलेज हो प्रॉपर, नहीं उस चीज के बारे में उसको जानकारी हो, उस चीज के बारे में उसके पास क्या हो, उसके बारे में कुछ बोल सकता है मतलब एक्सपीरियंसेस हो, नहीं वो सारा चीज होता है। तो क्या बोलता है कि योग्य शासकों का निर्माण करना, मतलब एक ऐसे शासक का निर्माण करना जो उसके काबिल हो, नहीं तभी एक अच्छे राज्य का निर्माण हो पाएगा। तो ये था थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब बोलते हैं शिक्षा की प्रक्रिया, पढ़ाई का या फिर शिक्षा का क्या प्रक्रिया होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला है, उस चीज के बारे में बोलते हैं। प्लेटो के अनुसार बच्चे की शिक्षा छोटी उम्र से शुरू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेटो के अनुसार, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार क्या बोलता है कि बच्चे मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होती है उसकी जो शिक्षा हो छोटे उम्र से ही उसको पढ़ने के लिए। जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब बड़ा मतलब बच्चा लोग पूरा बड़ा हो जाता है, होशियार हो जाता है, तब उसको हम लोग पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं या फिर पढ़ने के लिए कहा जाता है। जब उसको मतलब बड़े उम्र में उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है, फोर्स किया जाता है, तब बच्चा क्या होता है, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। नहीं, क्योंकि उन्होंने वो चीज जो चीज उसको बचपन में सीखना चाहिए था उन्होंने वो चीज सीखा ही नहीं। अब वो एक ही बार जब हायर क्लासेस में आता है तो उसके क्या होता है, वो चीज उसको समझ में नहीं आता है, उसके ऊपर से जाता है तो उसको फिर वो पढ़ाई क्या होने लगती है, भारी लगने लगती है।
तो प्लेटो के अनुसार क्या होता है, बच्चों को छोटे उम्र से उसको शिक्षा देना चाहिए, नहीं उन्हें संगीत और व्यायाम का प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए। संगीत मतलब म्यूजिक के बारे में, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज, इन सारी चीजों की जितने भी बेसिक शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, बेसिक नीड्स है, उन सारी चीजों को पूरा करना चाहिए। और इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब होता है व्यायाम को प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माना गया है। नहीं, अब बोलता है कि बाद में योग्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की मतलब शिक्षा दी जानी चाहिए। जब उस होता है ना जो पढ़ा लिखा, अब सब कोई तो नीट का तैयारी कर नहीं सकता है, मतलब जो उसके काबिल रहता है वही नीट की तैयारी करता है। नहीं, तो क्या बोलता है कि बाद में योग्य विद्यार्थी मतलब जो उसके लायक है, काबिल है, उसको उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए उसको बाद मतलब बनाने तैयारी करवाना चाहिए। नहीं, अब बोलता है जैसे गणित हो गया, ज्यामिति हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, ये सब क्या है, इन सब के बारे में डिटेल शिक्षा उसको मिलना चाहिए। जब वो उस चीज के लायक हो, उस चीज के काबिल हो, तभी उसको इन सारी चीजों की शिक्षा देनी चाहिए। यदि बोलते हैं आदि का अध्ययन कराया जाए, और इन सारी चीजों का क्या कराया जाए, अध्ययन मतलब पढ़ाई कराई जाए। अब बोलते हैं सबसे योग्य व्यक्ति को मतलब जो सबसे काबिल व्यक्ति है या फिर जिसमें वो काबिलियत है, ऐसे इंसान को क्या बोलता है, अंत में दर्शन का अध्ययन भी कराना चाहिए, मतलब फिलॉसफी का भी दर्शन मतलब वही है, फिलॉसफी का अध्ययन कराया जाए, ताकि वे सत्य और न्याय को समझ सके। ताकि उसको दर्शन का जब वो अध्ययन करेगा, जब दर्शन के बारे में वो पढ़ाई करेगा, तो वो क्या कर सकता है, तब वो क्या करेगा, सत्य और न्याय, सत्य मतलब सच क्या है और न्याय जस्टिस, इनको अच्छे से समझ सकेगा और योग्य दार्शनिक शासक बन सकेगा। जब उसको मतलब सत्य और न्याय के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तो वो क्या होगा, एक योग्य मतलब उस काबिल एक दार्शनिक शासक बनेगा, जो कि एक राज्य को चलाएगा। नहीं, अब आता है दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग क्या होता है, बोलते हैं प्लेटो का मानना था कि राज्य का शासन, क्या बोला है, प्लेटो का क्या मानना था कि राज्य का जो शासन ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो, कैसे व्यक्ति के हाथ में हो, होना चाहिए जो ज्ञानी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और नैतिक हो। मतलब एक आइडियल राज्य का शासक एक ऐसे व्यक्ति को मतलब शासन करना चाहिए जिसके पास क्या हो, वो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, न्यायप्रिय हो और क्या हो, नैतिक हो। ये सारे गुण उस शासक के अंदर होना चाहिए जो एक आइडियल स्टेट में शासन करेगा। नहीं, बोलते इसलिए उन्होंने दार्शनिक राजा का अवधारणा प्रस्तुत किया, इसलिए उन्होंने ऐसे राजा का अवधारणा प्रस्तुत किया जो कि क्या हो, एक दार्शनिक हो, जो सत्य और न्याय को विभेद कर पाए, उसके बारे में अच्छे से उसको जानकारी हो। नहीं, उनके अनुसार बोलता है जिस व्यक्ति के पास वास्तविक ज्ञान हो। अब बोलता है कि जिस व्यक्ति के पास वास्तविक मतलब सचमुच का ज्ञान, सिर्फ दिखावे का नहीं कि डिग्री ले लिए और उसको उस चीज के लायक माना जाए, नहीं, बल्कि क्या हो, वास्तविक मतलब उसके पीछे की रियलिटी हो, हाँ सचमुच में वो क्या हो, पढ़ा लिखा इंसान हो, वही सही तरीके से शासन कर सकता है। जब एक सही से पढ़ा लिखा शासक होगा तो वो क्या करेगा, सही से शासन करेगा। नहीं, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मतलब परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तर और प्रश्न मतलब 10 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बोलते हैं प्लेटो कौन थे। सबसे पहले क्या बताना है, प्लेटो के बारे में बताना है। जैसे कि शुरू में हम लोगों ने देखा, क्या देखा, बोले प्लेटो प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे। कौन था, प्राचीन कहने का मतलब पुराने जमाने की जब बात बोलते हैं, नहीं, तो क्या बोलते हैं, प्लेटो प्राचीन यूनान के क्या थे, महान दार्शनिक मतलब फिलोसोफर थे। वह सुकरात के शिष्य थे, और वो किसका स्टूडेंट था, सुकरात का स्टूडेंट था, नहीं शिष्य, और अरस्तु के गुरु थे, और किसका, अरस्तु का गुरु थे। नहीं, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक और क्या बोलते हैं, प्लेटो की जो मशहूर किताब थी वो क्या था, द रिपब्लिक। इस चीज को याद रखना। अब आगे दूसरा क्वेश्चन में क्या है, बोलते हैं प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, उसका नाम बताना, द रिपब्लिक है। क्या नाम है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक के नाम क्या है, द रिपब्लिक। मतलब प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द रिपब्लिक है। क्या है, द रिपब्लिक, शुरू में भी हम लोग देख चुके हैं। नहीं, अब तीसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्लेटो के आदर्श राज्य में कितने वर्ग थे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्लेटो के अनुसार एक ऐसे राज्य का निर्माण करना था जिसमें क्या बोला कि प्लेटो के आदर्श राज्य में एक ऐसा आइडियल स्टेट में बोलते हैं कितने वर्ग थे। हम लोगों ने क्या देखा कि 3 वर्ग था, नहीं, शासक वर्ग था, सैनिक या फिर रक्षक वर्ग था, साथ ही साथ तीसरा क्या था, उत्पादक वर्ग था। क्या था, उत्पादक वर्ग था। अब देख लेते हैं, तो वही चीज दिया हुआ बोलता है प्लेटो के आदर्श राज्य मुख्य 3 वर्ग थे। पहला क्या था, शासक वर्ग था। क्या था, पहला शासक वर्ग, दूसरा क्या था, सैनिक या फिर रक्षक वर्ग, और तीसरा क्या था, उत्पादक वर्ग। यही 3 वर्ग थे। नहीं, अब चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
चौथा क्वेश्चन में बोले प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य क्या है। प्लेटो के अनुसार एक आइडियल स्टेट किसको माना गया है, ये चीज बताना है। बोलता है ऐसा राज्य, क्या बोल रहा है, ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, मतलब वो अपनी काबिलियत, उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, उसके अनुसार अपना कार्य करता है। मतलब जिसके अंदर जिस चीज की काबिल है वो उस काम को करता है, और सभी वर्गों में उचित समन्वय रहता है। समन्वय का मतलब होता है तालमेल रहता है, आदर्श राज्य कहलाता है। मतलब एक ऐसा आदर्श राज्य उसी को कहा जाएगा जिसमें क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति वहां पे शासन करेगा जो उसके काबिल हो, नहीं क्या हो, उसके काबिल हो, और सभी वर्गों में उचित समन्वय रहे, और जितने भी वर्ग है सोसाइटी में उन सभी वर्गों में क्या रहे, समन्वय मतलब तालमेल रहे, और आदर्श राज्य वही क्या कहलाएगा, आदर्श राज्य कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं प्लेटो के न्याय के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। थ्योरी ऑफ जस्टिस का मुख्य आधार क्या है। अब बोलता है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का मुख्य आधार है प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग द्वारा अपना उचित कार्य करना। मतलब जितने भी वर्ग है जिसको जो कार्य या फिर जो काम मिला है तो क्या करना है, उसको क्या करना है, उचित कार्य मतलब कहने का जितना जिसको काम मिला है वो उस काम को बखूबी ईमानदारी पूर्वक क्या करे, उस काम को निभाए, ना कि दूसरे के काम में क्या करे, हस्तक्षेप करे। नहीं, ये था उसका प्लेटो का न्याय के सिद्धांत का मुख्य आधार। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बोलता है प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा कौन थे। बोलता है कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा कौन है, किसको दार्शनिक राजा माना गया, उसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, तब एक दार्शनिक राजा माना जाता है। तो प्लेटो के अनुसार ऐसा शासक जो ज्ञान क्या हो, जो ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और न्याय का सही ज्ञान रखता हो। मतलब प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वही होगा जिसके अंदर ये सारे खूबियां हो, क्या हो, ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और न्याय का सही ज्ञान। मतलब क्या हो, न्याय का सही ज्ञान रखता हो, दार्शनिक राजा कहलाता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वही कहलाएगा जिसके अंदर क्या होगा, ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और न्याय का सही ज्ञान हो, उसको क्या कहलाएगा, दार्शनिक राजा माना गया है। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोले, प्लेटो ने शिक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना। थ्योरी ऑफ एजुकेशन जैसे हम लोग पढ़े तो प्लेटो के अनुसार एजुकेशन को क्यों सबसे ज्यादा तरजीह दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, वो चीज बताना है। बोलते प्लेटो ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना क्योंकि शिक्षा के द्वारा चरित्र निर्माण, ज्ञान, अनुशासन और योग्य नागरिक एवं शासक तैयार किए जा सकते हैं। जब एक पढ़ा लिखा इंसान उस राज्य का, उस देश का शासन करेगा तो वो सही और गलत में अच्छे से क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है। तो वही है, बोलता है प्लेटो ने शिक्षा को महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट इसलिए माना क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जब वो इंसान पढ़ा लिखा रहेगा उससे क्या होगा, उसका चरित्र मतलब कैरेक्टर का निर्माण होगा, ज्ञान होगा उसके अंदर, और अनुशासन होगा, और योग्य नागरिक एवं शासक तैयार किए जा सकते हैं जब उसके अंदर क्या हो, ये सारी चीजें हो। या फिर एक पढ़ा लिखा इंसान रहेगा वो सही से क्या कर सकता है, उस राज्य को अच्छे से शासन कर सकता है। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा को कितने तत्व बताए। अब प्लेटो के अनुसार जैसे कि हम लोग ऊपर में पढ़े, नहीं बोला प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा को कितने तत्व बताए, मतलब आत्मा के कितने तत्व बताए, कितने एलिमेंट बताए। नहीं, प्लेटो ने व्यक्ति की आत्मा के 3 तत्व बताए, बुद्धि, साहस और इच्छा। उसके अंदर उस चीज की जानकारी हो, ज्ञान हो, साहस मतलब उसके अंदर उस चीज को करने की क्या हो, हिम्मत हो। नहीं, साथ साथ उसको करने की इच्छाएं हो, मतलब डिजायर हो, ख्वाहिश हो। नहीं, ये सारी चीज होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, प्लेटो के आदर्श राज्य में सैनिक वर्ग का क्या कार्य है। क्या बोल रहा है कि प्लेटो के आदर्श राज्य में एक ऐसे आदर्श मतलब आइडियल स्टेट का जो निर्माण करना था, उसमें क्या बोल सकते हैं कि सैनिक वर्ग का क्या कार्य था। बोलता है कि सैनिक वर्ग का मुख्य कार्य राज्य की रक्षा करना। क्या था, सैनिक वर्ग का मुख्य काम या फिर मेन काम क्या था, उस राज्य की क्या करना, दुश्मनों से रक्षा करना, बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा करना, और कानून व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना। यह काम किसका था, सैनिक वर्ग का मुख्य काम था। नहीं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय कब स्थापित होता है। अब यह चीज बताना है कि प्लेटो के अनुसार राज्य में न्याय कब स्थापित होता है। अब बोलते जब राजा का प्रत्येक वर्ग
मतलब राजा ने जितने भी वर्ग में बांटा गया, जितने भी वर्ग को जो जो काम दिया गया है, हर वर्ग मतलब निर्धारित कार्य को सही ढंग से करता है और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि उसको जो काम दिया गया है उस काम को बखूबी निभाता है, ना कि दूसरे के कामों में टांग अड़ाता है। तभी क्या होगा, तभी एक अनुशासन राज्य मतलब अनुसार राज्य न्याय, क्या बोल सकते हैं, अनुसार राज्य में न्याय स्थापित होगा। नहीं तो क्या बोला कि जब राजा का प्रत्येक वर्ग अपने निर्धारित कार्य को सही ढंग से करता है और दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब दूसरे में टांग नहीं अड़ाता, तब राज्य में न्याय स्थापित होता है। तब क्या होता है, हमारे राज्य में या फिर किसी भी राज्य में न्याय स्थापित होगा। तो ये था यूनिट 1 जिसमें कि हम लोगों ने प्लेटो के बारे में पढ़ा। अगला जो क्लास होगा यूनिट 2 जिसमें कि हम लोग अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लेटो का क्या है, शिष्य है। और ये चीज भी बताना कि प्लेटो किसका था, इसको भी बताना सुकरात का क्या था, ये शिष्य प्लेटो था। और प्लेटो का शिष्य कौन है, वो है अरस्तु, जिसके बारे में कल अगले यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ये 2-3 दिन जो बचा हुआ है आपके एग्जाम से पहले तो मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का जितना सारा होगा वो सारा तैयारी आपको कराएंगे। तो आपको करना क्या है, द विजन एकेडमी के इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी और सब्जेक्ट का एग्जाम है उन सारे सब्जेक्ट का भी आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके साथी लोग भी SC2 पेपर है जो 22 अगस्त को उसका एग्जाम है, तो ये वीडियो उन तक भी शेयर कर दीजिए। बाकी चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।